हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है एक ऐसे टॉपिक पर है जिससे कभी ना कभी हम में से कोई ना कोई दो चार होता ही है। कई सारे पेरेंट्स की शिकायत होती है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, ज़िद्दी हो गए हैं, अनुशासनहीन हो गए हैं, बड़ों को पलट के जवाब देते हैं, उनका कहा नहीं सुनते। लेकिन कई बारी सोचने पर मालूम होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस बात के लिए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स, माता पिता भी ऐसी चूक अनजाने में कर जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं इस तरीके से। तो चलिए, आज की हमारी जो कहानी है वो इसी टॉपिक पे है। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। प्यास से हलक सूख रहा है। उठने की कोशिश की तो एक टीस ने याद दिलाया कि डॉक्टर ने बिना किसी की मदद के करवट लेने को भी मना किया है। पलक दरवाजे के पास दिखी तो एक बार फिर ताकत बटोर कर पुकारने की कोशिश की, सुनो बेटा, मुझे मगर उसने लापरवाही से कहा, आती हूं ना अभी, और वहीं से मुड़ गई। पिछली बार जब उसके दरवाजे पर आने पर मैंने पुकारा था और वो बिना कुछ कहे पलट गई थी तो मुझे लगा शायद मेरी आवाज़ उसने सुनी नहीं। लेकिन इस बार क्या ये वही औलाद है जिसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को मैंने अपनी ज़िंदगी की तपस्या माना। अपनी खुशी, करियर, अपना हर सपना इसकी एक मुस्कान पर निछावर कर दिया। वह औलाद मौत से लड़कर अस्पताल से लौटी अपनी माँ को यूं बेबस छोड़कर फ़ोन पर ठाके मारकर अपने दोस्त से बात कर रही है। इतनी संवेदनहीन, वह भी मात्र 14 वर्ष की उम्र में। प्यार तो छोड़ो, उसके अंदर तो इतनी हमदर्दी भी नहीं जिसके नाते पड़ोसी भी ऐसे वक्त पर काम आ जाया करते हैं। ऑपरेशन के टाके के साथ एक टीस भी दिल में उठी और दर्द, बेबसी और निराशा में दो आंसुओं के साथ दो लफ्ज भी गिर पड़े। ओह माँ! तकलीफ में आज भी सबसे पहले माँ ही याद आती है। पिछले 1 साल में जब से तबीयत खराब हुई है, शारीरिक सामर्थ्य के रेत की तरह हाथ से सरकने की खलिश से सामना हुआ है, और साथ ही सामना हुआ है पलक के गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन रूप का। तब से माँ बहुत याद आने लगी है। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं इनकी। आज तो ये दवाइयां लेने गए हैं। कल से जब ये ऑफिस चले जाएंगे तो दिन कैसे कटेंगे। कहा था इन्होंने कि पलक की छुट्टियां हैं, पर उसका कोई भरोसा नहीं। माँ को बुला लो, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। किस मुंह से बुलाती। शादी के 18 सालों में कितनी बार माँ पिताजी की तबीयत खराब हुई। हर बार कोई ना कोई दीदी उनकी सेवा के लिए गईं, पर मेरे पास हमेशा कोई ना कोई बाध्यता रही। पहले नौकरी की, फिर पलक की। मम्मी कितना बुलाती रही, पर मैं तो पलक के किसी न किसी कोर्स के कारण गर्मी की छुट्टियों में भी कभी 2-4 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं जा पाई। आज लग रहा है उन सब छुट्टियों का कर्ज उतारूं। पहले माँ की गोद में सर रखकर खूब रो लूं, फिर खूब सेवा करूं उनकी। मनीष कमरे में आते ही सख्त आवाज में चिल्ला पड़े, पलक! मैं बताकर गया था कि मम्मा को हर 15 मिनट पर 3-4 चम्मच पानी पिलाना है। ये ऐसे ही रखा है। कर क्या रही थी तुम? क्यों? मुझे मम्मा को पानी पिलाने के अलावा कोई काम नहीं है? स्कूल खुलते ही परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी कौन करेगा? मनीष का स्वर और सख्त हो गया। कितना समय लगता है पानी पिलाने में? और पढ़ाई का बहाना मत बनाओ। लगातार ऑनलाइन दिख रही थी और फोन काट रही थी, इसलिए मुझे काम छोड़कर वापस आना पड़ा। समझ गया था कि तुम फोन लेकर दूसरे कमरे में हो। ये चीख पड़े, मगर पलक के चेहरे पर रत्ती भर ग्लानि नहीं आई। उतने ही आक्रामक अंदाज में बोली, हाँ तो फ्रेंड से बात करना क्या गुनाह है? 1 हफ्ते के बाद फोन मिला है मुझे। खुद तो सारे फोन लेकर अस्पताल में बैठे थे और यहाँ अपने सारे काम मुझे खुद करने पड़ रहे थे। पलक! इनका हाथ उठने को आया, पर ध्यान मेरी ओर मुड़ा तो रुक गया। मुझे पानी पिलाकर ये मेरे लिए कुछ बनाने रसोई में चले गए और मन में छोड़ गए चिंता और व्यथा का झंझावत। कहाँ गलती हो गई कि मेरी बेटी वो बन गई जो मैं उसे सपने में भी नहीं बनाना चाहती थी। क्या उसे शिद्दत से वो सब देना गलत हो गया जो मेरी गलतफहमी थी कि हमें ना मिला हमारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। उसे बनाने के चक्कर में मैं खुद को मिटाती गई, पर पलक के साथ बड़ी होती गई उसकी ख्वाहिशें, उसके नखरे, उसकी जिद और उसकी कड़वी जुबान का कद।
उसे सुंदर व्यक्तित्व में गढ़ने के हर निष्फल प्रयास के साथ याद आई माँ की बातें, उनकी बेरुखी, उनके दंड, उनकी उपेक्षाएं, उनकी प्रताड़नाएं और इन सब के पीछे छिपा उनका प्यार, एक कुशल शिल्पी की तरह। अपने कटीले प्रश्नों के उत्तर ढूंढने आंसुओं के बादल पर सवार मैं उड़ती जा रही थी। अतीत के गलियारों में कानों में माँ के स्वर गूंजते जा रहे थे। ये काम करना है, मतलब करना है। आज मैं इन छोटी छोटी लापरवाहियों पर दंड नहीं दूंगी तो कल जिंदगी देगी, और उसके दंड बहुत सख्त होंगे। पहला दंड शायद 7 साल की उम्र में पाया था। 2 हफ्ते तक टीवी बंद, तीसरी रात भूख हड़ताल कर दी थी मैंने। माँ ने मेरा खाना थाली में लगवाकर दीदी से कहा, अब ये थाली फ्रिज में रख दो, भूख लगेगी तो खा लेगी। पापा ने कहा कि जाने दो, बच्चा है, पर माँ टस से मस नहीं हुई। माँ का मानना था कि हर संस्कार की तरह गलती पर सजा पाकर उसे सुधरने या सजा से डरने के संस्कार भी बचपन में ही पड़ते हैं। आदत ना पड़ी तो सीधे कैशोरे में मिली सजा गिलानी नहीं, आक्रोश जगाती है। चौथे दिन मेरे फूट कर रोकर सॉरी बोलने पर प्यार तो कर लिया, पर तय सजा कम नहीं की थी। दादी के पानी मांगने पर इतना ही तो कहा था मैंने कि कार्यक्रम खत्म होने पर दे दूंगी। तब लगा था इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा। ये तो समय के साथ समझ में आया कि सजा पानी न देने की नहीं, मनोरंजन को कर्तव्य के ऊपर रखने की थी। ऐसा था, छोटे से शहर में बड़ा सा घर, दादी, बाबा, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, उनके 3 बेटे, मेहमानों का हर समय का आना जाना, सबके सुख दुख, उत्सव बीमारी में अनिवार्य भागीदारी के बीच हम 3 बहनों का संघर्षपूर्ण जीवन। मैं देखती थी चाची सारा दिन भैया लोगों की पढ़ने की मेज पर ही समय समय पर नाश्ता, दूध आदि पहुंचाती, उनका कमरा व्यवस्थित रखती, रिश्तेदारों और परिचितों से हर समय उनकी अच्छी से अच्छी कोचिंग और आगे की पढ़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त करती, उन्हें पढ़ाई से संबंधित सामग्री मुहैया कराती, जबकि हमारी मम्मी हर समय परिवार की तीमारदारी में लगी रहती। हम सब बहनें ना केवल अपने सभी काम खुद करते, बल्कि मिलकर घर का भी सारा काम निपटाते। सबका काम निश्चित था। कोई घर में आता तो नाश्ता पानी कराने के लिए सबकी बारी बंधी थी। रिश्तेदारी में किसी की बीमारी या शादी हो तो सहयोग के लिए माँ के साथ किसी के वहां जाने की बंधी थी। मैं देखती थी लड़कों के ऊपर कोई दबाव नहीं था सिवाय पढ़ाई के, पर हम पर हर काम नियम से करने का दबाव था सिवाय पढ़ाई के। भैया लोगों को एक बार कहने पर स्टेडियम में क्रिकेट ज्वाइन करा दिया गया, और हमें कोई भी चीज़ सीखनी हो तो माँ चौकस चौकीदार की तरह जगह के माहौल, रास्ते का मुआयना करके अगर ठीक समझती तो इजाज़त देती। बुआ कहती, भाभी तुम्हारी बेटियां तो साक्षात लक्ष्मी का रूप हैं, देखना मांग कर ले जाई जाएंगी। चाचा के यहाँ कोई एक दिन भी ना टिकता। सब कहते इतने ऊधमी लड़के हैं कि घर कबाड़ खाना लगता है, और निर्मोही इतने कि किसी के आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब दादी भाइयों का पक्ष लेती, लड़के तो हवा होते हैं, आंधियों के पैर में कौन बेड़ी डाल सका है। लड़कियों की नाक में तो नकेल डालकर रखना ही पड़ता है, घर की इज्जत है वो। लड़कियों के पर कतरते रहना जरूरी है, नहीं तो पतंग बनते देर नहीं लगती, जिसे कोई भी काट सकता है। चाची भी इसमें शामिल हो जाती तो मेरा गुस्सा भड़क उठता, पर माँ मुझे चुप रहने का इशारा करके कहती कि जब हम चुप रह जाते हैं तो हमारी ओर से वक्त जवाब देता है। दादी का सारा काम हम करते, फिर भी वो हमें गलतियां निकालती रहती। सारे परिवार का ध्यान रखने और रिश्ते निभाने का काम मम्मी करती, पर फिर भी हर समय लड़कियों को लड़कों से कमतर साबित करने में लगी रहती, और चाची को मम्मी से भाग्यशाली। पर मम्मी ने मुझे कभी जवाब देने की अनुमति नहीं दी। वो अकेले में समझाती, बेटा ससुराल हो या कार्यस्थल, हर जगह इंसान को अपनी जगह बनाने के लिए प्रतिभा और कर्मठता के साथ धैर्य और सहनशीलता की भी जरूरत पड़ती है। वक्त सच पे कितनी खामोशी से इतने खूबसूरत जवाब लिखता गया था जो अब पढ़ने में आते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, मम्मी की बनाई कठिन दिनचर्या से पनपा जुझारूपन हम में जुनून जगाता गया। सबके सुख दुख में सौंपी गई अनिवार्य जिम्मेदारी हम में संवेदनशीलता जगाती गई। हमारे लक्ष्य उच्चतर होते गए और संघर्ष बढ़े। हमने स्कूल कॉलेज की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के साथ माँ ने कभी हमारा ख्याल नहीं रखा, क्योंकि वो हमें अपना ख्याल खुद रखने की आदत डाल रही थी।
पढ़ाई के लिए माँ ने कभी किसी बच्चे की हॉबी को करियर में बदलने के लिए जल्दी नहीं मचाई, क्योंकि वो रुझान के जुनून में बदलने की प्रतीक्षा कर रही थी, जो शिक्षा को उच्च बनाने के लिए सबसे ज़रूरी कदम था। वो किताबें लेकर कभी हमारे पीछे नहीं दौड़ी, क्योंकि वो हम में इच्छा शक्ति जगाना चाहती थी। माँ का मानना था अध्ययन हमारे खुद के जीवन को उच्चतर बनाने का साधन है, अभिभावकों पर एहसान नहीं। किसी चीज़ के लिए एक बार मना करने के बाद पिघली नहीं, क्योंकि वो फरमाइश के जिद और जिद को लत बन जाने के कारण को जानती थीं। वो समय समय पर दंड देकर अपनी बेरुखी से अपनी महत्ता का एहसास कराती रहीं, अपने अहंग के कारण नहीं, बल्कि हमारे भीतर कृतज्ञता और संवेदना जैसे नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए। और मैंने क्या किया? मैंने ही तो जाने अनजाने पलक के नन्हे दिमाग में ये डाला था कि माँ उसका ख्याल रखने के लिए बनी है, और वो केवल अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने के लिए। पलक छोटी थी तो अक्सर मेरे चेहरे पर थकान देखकर कहती थी, लाओ मम्मा, मैं ये काम करा दूँ। तब मैं निहाल होकर कहती, नहीं, तू बस पढ़ाई और अपनी हॉबी कोर्सेज कर। तू बस नाम कमाने के लिए बनी है, इन सब कामों के लिए मम्मा है ना, तुम्हारा अपना रोबोट। मैं उसकी पढ़ाई की मेज पर दूध, फल, नाश्ता पहुंचाती, उसके कपड़े संभालती थी, उसका कमरा व्यवस्थित रखती, उसके अंक अच्छे से अच्छे आएं, इसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत मैं करती। इसके लिए अभ्यास कार्य तैयार करती, ज़रूरी जानकारी नेट से अपलोड करती, प्रोजेक्ट बनाती। उसकी ट्रॉफी ड्राइंग रूम में सजाते मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता और मैं रोबोट की तरह काम करती जाती। उस दिन अस्पताल से सारे टेस्ट कराकर आई थी, शरीर के साथ मन से भी बहुत थकी और चिंतित थी। स्कूल से आकर बस्ता फेंक कर पलक खाने की मेज पर बैठी। खिचड़ी देखकर भड़क उठी, आज खा ले बेटा, मैं बहुत थक गई थी। दरअसल मेरी बात काटकर भन्ना उठी थी, इतना थक गई कि खाना भी ठीक से नहीं बनाया? मेरा प्रोजेक्ट बनाने को भी पहले ही मना कर चुकी हो, करती क्या रहती हो दिन भर? मैं अवाक मन हुआ एक तमाचा रसीद करूं, क्यों नहीं किया, सोचकर आज भी पछताती हूँ। उस दिन शादी के बाद पहली बार फोन पर मम्मी से बात करके रोई। याद है मम्मी जब हमें देखकर सब कहा करते थे कि बेटियां होती ही संवेदनशील, जुझारू, कृतज्ञ, पर पलक पलक तो लड़कों की तरह है। तब मम्मी ने प्यार से समझाया था, लड़कियां या लड़के कृतज्ञ या नालायक होते नहीं हैं, हमारी परवरिश उनमें संवेदनशीलता और कृतज्ञता या आलसी और स्वार्थी सोच विकसित करती है। वो गलती तूने की है, वही समाज कर रहा है। तरीका लड़कों की परवरिश का बदलना चाहिए था और बदल दिया लड़कियों का। होना ये चाहिए था कि बचपन से ही थोड़ी मात्रा में दंड, बाधाएं, प्रवचन और जिम्मेदारियां लड़कों की परवरिश का भी हिस्सा बनती, ताकि उनमें भी धैर्य, सहनशीलता, परिवार और समाज के प्रति दायित्व भावना का विकास होता। लड़कों के भी बहकने का थोड़ा डर माँ बाप को होता तो शायद माहौल थोड़ा और सुरक्षित होता और हम अपनी बेटियों को भी थोड़ी और आज़ादी दे पाते। और प्यार, बच्चों को असीमित प्यार ना करना तो हमारे बस में है ही नहीं। हाँ, उसे जताना बस खाने में नमक जितना होना चाहिए, ना रत्ती भर कम, ना ज़्यादा। कम हो जाए तो ऊपर से मिलाया भी जा सकता है, पर ज़्यादा हो जाए तो पकवान का खाने योग्य न रहना निश्चित है। नमस्ते माँ जी, आपके कहने से मैं रास्ते से ही लौट आया, पर चिंता हो रही थी आपकी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मनीष की आवाज़ सुनकर अतीत से लौटी। नहीं दामाद जी, टैक्सी की ऐप मोबाइल में है और 5 नातियों की नानी हूं मैं। क्या सोचते हैं, उन्होंने मुझे इतना भी नहीं सिखाया होगा? स्टेशन से अकेले आना ऐसा कौन सा कठिन काम है जो मैं इस उम्र में नहीं सीख सकती? अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था मुझे। माँ आई है, वो भी अकेले। माँ सीधे मेरे कमरे में आई और आते ही शुरू हो गई, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा बच्चा कितनी कमज़ोर हो गई है, नालायक, तू नहीं सुधरेगी। माँ से छुपाती है, क्यों खुद सब मैनेज करती रही इतने दिन? सॉरी माँ। माँ, पलक जिंदगी का दिया सख्त दंड तुम कहती थी। माँ ने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। हिचकियों में डूबे अपने शब्द मुझे खुद नहीं समझ आ रहे थे, पर माँ समझ गई। एक माँ ने दूसरी माँ के आंसू झट अपनी पलकों में ले लिए। उनकी आंखें झरने लगीं। मुंह से एक आह के साथ यह शब्द निकले, तू चिंता मत कर बेटा, बस जल्दी से ठीक हो जा, मैं हूं ना।
सब संभाल लूंगी, तुझे भी और तेरी बिगड़ैल को भी। मुश्किल है, वक्त लगेगा, पर सब ठीक हो जाएगा, तू बस धीरज रख। माँ मुझे लाड़ किए जा रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं अपने बचपन में पहुंच गई हूँ, जब केवल दिल से सॉरी बोल देने पर भरपूर लाड़ मिल जाता था। मगर इस जुमले के साथ तय दंड तो कम नहीं होगा। दोस्तों, इस कहानी में दिए हुए संदेश से माता पिता को प्रेरणा तो ज़रूर मिली होगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।